अनुज जी, और एक दो सवाल मेरे मन में थे जिससे आपका मैं आंसर सुनना चाहूँगा। कई बार अभी जो यंग पेरेंट्स है वो नेट पे जाके गूगल देखते हैं, बच्चे की क्या तकलीफ है उसके ऊपर से वहाँ गूगल में से आंसर निकालते हैं, जैसे हम डॉक्टर गूगल बोलते हैं, और उसकी वजह से कई सारे कन्फ्यूजन्स भी खड़ा होते हैं। तो आपका अनुभव क्या है? देखिए मैं दो तीन चीज़ें बताता हूँ लोगों को। गूगल तो हम भी देखते हैं, बट उसके हमें क्योंकि जितनी हमारी नॉलेज होती है उस हिसाब से हमारे फ़िल्टर काम करते हैं कि उसमें से जो मिल रहा है उसमें से क्या चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। सेकंड, जो बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में लिखी है, इट इज़ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। अब आप वो रेफरेंस तो जानते नहीं हैं। अब जैसे एस्पागन की कॉन्स्टिपेशन की गाइडलाइन है वो डिफरेंट होंगी, अब इंडियन गाइडलाइन डिफरेंट होंगी, तो फॉरेनर्स डिफरेंट हैं, हम डिफरेंट हैं। तो आप गूगल से तो एक पेरेंट हाँ अपने फील्ड का वो देखें तो उन्हें जचेगा, बट अगर आप मेडिसिन गूगल से समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगी। तो बेस्ड ऑन गूगल वो लोग जो डायग्नोसिस करते हैं या जजमेंट लेते हैं कौन सी दवा देनी नहीं देनी, वो मेरे हिसाब से गलत ही है, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस। क्योंकि कई बार वो सही भी हो सकता है, कई बार वो गलत भी हो सकता है। और प्लस गूगल पे लिखा किसने है, वेदर इज एन ऑथेंटिसिटी, और कोई भी लिखे उसको गॉस्पेल ट्रूथ मान लेना चाहिए। वो एक्चुअली दवाई से ज़्यादा ना वो जज करते हैं। कुछ मैंने बताया ना, जैसे 5 किस्म के पेरेंट्स हैं, तो उसमें जो एक टाइप ऑफ पेरेंट्स हैं वो बहुत डिस्ट्रस्ट करते हैं। कई बार लगता है मुझे लोगों के कुछ पहले एक्सपीरियंस मेडिसिन को लेके, डॉक्टर्स को लेके ख़राब हुए होते हैं, तो वो उन्हें उस सदमे से बाहर नहीं आने देते। वो लोग ये नहीं समझ पाते कि डॉक्टर के साथ जो एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है वो डॉक्टर की वजह से नहीं हुआ, वो डिसीज़ का पैटर्न ही इटसेल्फ ऐसा है। अब किसी के गले में गांठ हुई, हमारे बच्चों बहुत बच्चे आते हैं गले में गांठ वाले, और उनमें किसी गांठ में कुछ करना नहीं होता, मोस्टली वायरल होती हैं, कई बार बैक्टीरियल होती हैं, रेयरली ट्यूबरकुलर होती हैं। बट कभी कभी उसमें बहुत रेयरली कैंसर भी मिल जाता है। बट जब कैंसर वाली गांठ शुरू में तो एक नॉर्मल गांठ की तरह ही शुरू होती है। अब इसका मतलब ये है कि हम सब बच्चों के कैंसर के टेस्ट करा दें, ये भी उचित नहीं है। जिसको होगा वो पता चल जाएगा, वो अपना इशारा अपने आप कर देगा। एक स्टेज ऐसी आती है डॉक्टर पकड़ लेता है उसको। अब एक पेरेंट तो ऐसा इसे पॉजिटिवली लेगा और एक पेरेंट ये कहेगा इन्हें 1 महीने से दिखा रहे हैं, जब तो बताया नहीं, अब इसे देखो ये बीमारी बढ़ गई इसकी। तो ये उनका माइंड सेट है, जैसे वो सोचते हैं। तो उन्हें मुझे लगता है कि हर व्यक्ति 2-2, 4-4, 5-5 डॉक्टरों को एक्सपोज्ड है, उसे अपने मिजाज के हिसाब से डॉक्टर सेलेक्ट करना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए। बहुत से पेरेंट कहेंगे कि ये दवाई तो इस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये दवाई तो उस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो मैं एक बड़ा जुमला उनके सामने रखता हूँ कि एक दूध से बहुत सारी चीज़ बनाई जाती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, छेना मुर्गी बनाओ या मट्ठा बनाओ या दही बनाओ उससे, उस सेम दूध से। बराबर। तो ये आपके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से, और डॉक्टर आपके बारे में हमेशा अच्छा सोच रहा है, वो जो डिसीजन ले रहा है अपने एक्सपीरियंस से आपके बच्चे के लिए अच्छा ले रहा है। आप उस पर ट्रस्ट करें, उसे फॉलो करें, उसे जज ना करें, उसे आप एक अधूरी नॉलेज से क्रिटिकली डिसाइड ना करें। जैसे कल ही एक माँ से मैं बोला, मैंने कहा देख तुझे राजमा चावल बनाना आता, मुझे भी आता, बट मैं तेरे जैसा नहीं बना सकता। इट नीड फाइन ट्यूनिंग, इट नीड नॉलेज, इट नीड एक्सपीरियंस। बराबर। तो तेरा काम ये है, तो वो कर, जो मेरा काम है मुझे करना है। आपने तो बहुत कई अच्छी बात बार बताई कि नॉलेज के साथ विजडम, ये दोनों होना जरूरी है, जो गूगल में से नहीं मिलता। और दूसरी बात आपने अच्छी बताई कि आजकल पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट एक डिफरेंट लेवल पे है, और जिस वजह से हमेशा वो डाउट करता है, और कभी भी बच्चे में कुछ गलती हुई तो या तो डॉक्टर की गलती है या तो हॉस्पिटल की गलती है। उसकी क्या बीमारी थी, कैसे वो प्रोग्रेस होने वाला था, उसको तो पता ही नहीं है। एंड मेडिकल साइंस इज नॉट ए मैथमेटिकल साइंस जहाँ पे 1+1 2 ही होना है। 1+1 11 भी हो सकता है, 1+1 0 भी हो सकता है। तो आई थिंक एक्सपीरियंस, विजडम एंड नॉलेज, ऑल थ्री काउंट्स, एंड दैट्स व्हाट पेशेंट हैज टू अंडरस्टैंड। और वो हिसाब से उसने डॉक्टर पे ट्रस्ट रख के जाना जरूरी है मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरी बात अनुज जी, कई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल देखेगा तो ही खाता है, वो खाते टाइम हमेशा मोबाइल देखा है तो वो बच्चा बिंदास खा लेता है, या टीवी देखते देखते खाता है। तो ये कोई सही बात है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और जो हमारी पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन है वो कभी नहीं कहती कि खाना जो है माइंडफुली नहीं खाना। आपको खाना खाते हुए तो सिर्फ खाना खाना है, और इसके लॉन्ग टर्म बहुत ख़राब रिप्रिकॉशन है। क्योंकि फिर आप खाना नहीं खा रहे, आप खाना फिनिश कर रहे हो, मंचिंग कर रहे हो या भर रहे हो। आपको नहीं पता इसका टेस्ट क्या है,
कैसे अंदर जा रहा है। इससे पहले मैं माँ को ये समझाना चाहता हूँ, मैंने कहा ये देख, ये जो बच्चा है ना तेरा, ये पौधे की तरह नहीं है कि तू इसे रोज बढ़ता हुआ देखेगी। मनी प्लांट में से रोज एक पत्ता निकलता है, आप पानी डालो उसमें रोज एक पत्ता निकलता है, बट बच्चे में से तो लंबाई नहीं बढ़ेगी ना उसकी, कल को ही बढ़ जाएगी। एक 2 साल का बच्चा या एक 2 से 12 साल तक का बच्चा 1 साल में 2 किलो वजन गेन करता है और 5 सेंटीमीटर हाइट गेन, 4 से 5 सेंटीमीटर। अब ये कितना कम हो गया, और जब आप सुबह दोपहर शाम बच्चे को देख रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा आपका बच्चा बढ़ रहा है। उसके लिए ग्रोथ चार्ट बनाया है जिसपे हम बच्चे को मॉनिटर करके दिखाते हैं कि इसकी ग्रोथ सही हो रही है। तो जब पेरेंट जब तक इस डायनेमिक को नहीं समझेंगे तब तक वो हर बात पे बच्चे की सरेंडर करते रहेंगे। तो मैं कहता हूँ तुम आर्ली से घंटों के हिसाब से बढ़ता हुआ मत देखो, कम से कम 4 महीने में से जज करो, ग्रोथ चार्ट पे जज करो, वेल बेबी चेकअप के लिए अपने बच्चों के डॉक्टर के पास जाओ एंड देन जज इट। अब सुबह खिचड़ी खिलाइए, शाम को थोड़ी उसकी मूंछ निकल आएंगी, तो इट विल टेक टाइम। तो इसलिए वो फिक्स लिस्ट, फिक्स मेन्यू कि सुबह नाश्ते में ये खाना है, लंच में ये खाना है, डिनर, वो जो करते हो गलत है। जनरली मैं भी मेरी प्रैक्टिस में यही एडवाइस करता हूँ कि अगर बच्चा तुम्हारा एक्टिव है तो हेल्दी है। अगर वो कम खाता है, वजन कम बढ़ता है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन बच्चा एक्टिव है, इज हैप्पी, देन आई थिंक यू शुड नॉट वरी एज फार एज दिस इज जस्ट एक जनरल इंस्ट्रक्शन। बाकी एज आप राइटली आपने बताया कि ग्रोथ चार्ट पे महत्व देना चाहिए, जब भी डाउट है तो कंसल्टेंट से बात करके उसका अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 3 महीने में मैक्सिमम ग्रोथ होती है और लाइफ में वो दोबारा नहीं होती। जब आप अपने बर्थ वेट का डबल हो जाते हो तो वहाँ तो लगता है कि रोज़ बढ़ रहा है, आपने एक नज़रिया उसके हाथ पे बांधा तो वो टूटने लगेगा, उसे ढीला करना पड़ेगा, पर उसके बाद वो ग्रोथ थोड़ी आनी है, वो तो फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। क्योंकि जब बच्चा शिथिल पड़ा है, बस ऐसे हाथ पैर हिला रहा है, उसके बाद वो पलटने लगता है, बैठने लगता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने से 2 चीज़ें होती हैं, तो उसकी कैलोरी ज़्यादा खर्च होती हैं एंड सेकेंडली वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, उसे दिखने लगता है कोई ये पापा है, चाचा है, ये घूमने जा रहे हैं, तो वो एक जगह उसका फोकस चेंज हो जाता है। और एक 3 महीने तक का बच्चा सिर्फ दूध पीना जानता है, हाथ चूसना, दूध पीता रहता है वो। इनिशियल स्टेज में जो है चेंजेस आर विजिबल, later stage में changes are not really very visible. That's the reason why they get affected. So I think it was a very nice discussion about IT and mobile and TV and screen time. IAP बोलती है कि screen time भी 5 साल के बाद तो खाली 2 घंटा ही होना चाहिए, वो भी 1 hour मॉर्निंग 1 hour इवनिंग। और उसके पहले सर नेक्स्ट सेशन में स्क्रीन टाइम की बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि जैसे जो बच्चों के कपड़े खरीदते हैं ना माँ बाप, वो एक साइज बड़ा खरीदते हैं, तो वो छोटे नहीं होते, बच्चा बढ़ जाता है और कपड़े छोटे नहीं होते, छोटे तो इसलिए उन्हें लगता है बड़ा ही नहीं। और ऑन द कंट्री 9 महीने के बाद लगता है कि पहला कपड़े टाइट होते हैं तब भी पतले होने लगे, क्योंकि हाइट बढ़ती है, बेबी फैट डिक्रीज हो जाती है। वेरी नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच।